नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो साइंस फिक्शन से निकलकर हकीकत बनने वाला है। क्षुद्र ग्रह खनन। हमारे पास जो जानकारी है वो एक सवाल उठाती है, क्या ये भविष्य में बेशुमार दौलत का रास्ता खोलेगा या फिर कुछ अनदेखे खतरे भी लाएगा? एस्ट्रोफोर्ट जैसी कंपनियां तो मई 2025 तक इसे असलियत बनाने की सोच रही हैं। बिल्कुल, और ये अब सिर्फ कल्पना की बात नहीं रही, ये गंभीर तकनीकी और आर्थिक चर्चा का हिस्सा बन गई है। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इन छोटे आसमानी पिंडों में क्या छिपा है और उन्हें निकालने की कोशिशें क्या है, ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह खनन आखिर है क्या चीज। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये क्षुद्र ग्रहों एस्टेरॉइड्स और सौर मंडल के दूसरे जो छोटे पिंड हैं उनसे कीमती संसाधन निकालने का काम है। ज्यादातर ये पिंड हमें मिलते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच की एस्ट्रॉइड बेल्ट में, या फिर पृथ्वी के नजदीक की कक्षाओं में भी होते हैं, जिन्हें एनियोज कहते हैं। अच्छा, और इनमें ऐसा क्या खास मिलता है? मतलब कौन से संसाधनों की बात कर रहे हैं हम? कई बेशकीमती चीजें हैं। एक तो है धातुएं और खनिज, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट और सोना, प्लैटिनम ग्रुप की बहुत दुर्लभ धातुएं भी, पैलेडियम, रोडियम, साथ ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी के लिए आप जानते हैं कितने जरूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी। और इसके अलावा दूसरा बड़ा संसाधन है पानी, बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी। इस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, जिससे बनेगा रॉकेट फ्यूल अंतरिक्ष में ही। सोचिए, इससे स्पेस मिशन कितने सस्ते हो सकते हैं, या फिर अंतरिक्ष में इंसानों को बसाने में भी मदद मिल सकती है। और हाँ, सिलिकेट जैसे पदार्थ भी हैं जो स्पेस में कंस्ट्रक्शन के काम आ सकते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत भविष्यवादी लगता है। इसके लिए तो यकीनन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट चाहिए होंगे, जो पहले जाएं, संभावना तलाशें, फिर वहां माइनिंग करें, प्रोसेसिंग करें और फिर उन संसाधनों को या तो स्पेस में ही इस्तेमाल करें या फिर पृथ्वी पर वापस लाएं। और देखिए, पृथ्वी पर संसाधन कम हो रहे हैं और स्पेस में जाने की हमारी इच्छा बढ़ रही है, तो इस आइडिया को बल मिल रहा है। पर ये आइडिया एकदम नया तो नहीं है ना? इसकी शुरुआत कब हुई? नहीं, नया तो नहीं है। शुरुआत तो स्कैवेंजर्स इन स्पेस जैसी साइंस फिक्शन कहानियों में हुई थी, लेकिन असली दिलचस्पी जगी 1969 में अपोलो 11 के चांद पर उतरने के बाद। हालांकि उस समय तकनीक इसके लिए तैयार नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और हाल फिलहाल में क्या हुआ इस दिशा में? हाँ, तो 2010 के दशक में कुछ कंपनियां सामने आईं, जैसे प्लैनेटरी रिसोर्सेज और डीप स्पेस इंडस्ट्रीज। फिर 2015 में अमेरिका में एक स्पेस एक्ट पास हुआ। उसने निजी कंपनियों को क्षुद्र ग्रहों से निकाले गए माल पर हक दिया। इससे प्राइवेट सेक्टर की रुचि बहुत बढ़ी। अच्छा, यहाँ से मामला वाकई दिलचस्प होने लगा। बिल्कुल। और फिर 2020 के दशक में स्पेसएक्स के जो रीयूजेबल रॉकेट्स आए, हाँ, उसने तो लागत बहुत कम कर दी है लॉन्च के। सही कहा। उसी की वजह से ये सब अब पहले से कहीं ज्यादा पहुंच में लगने लगा है। दिसंबर 2023 में अमेरिकी कांग्रेस में इस पर सुनवाई भी हुई, जी। जिससे फिर से सबका ध्यान इस तरफ गया है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है, खरबों खरबों डॉलर की दौलत की संभावना। आखिर ऐसा क्या है इन क्षुद्र ग्रहों में? इनमें इतनी सामग्री है कि वो पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। मिसाल के तौर पर एक क्षुद्र ग्रह है 16 साइकी। अनुमान है कि उसमें करीब 1.7 क्वाड्रिलियन किलोग्राम निकल लोहा है। एक मिनट, 1.7 क्वाड्रिलियन किलोग्राम? हाँ, और उसकी कीमत आंकी गई है करीब 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर, 10,000 लाख खरब डॉलर। ये पूरी दुनिया की जो कुल अर्थव्यवस्था है ना, उससे भी कई कई गुना ज्यादा है। अब अंदाजा लगाइए। 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। हाँ। ये आंकड़ा तो सोच से भी परे है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर हम ये संसाधन ला पाएं तो ये दुनिया की इकोनॉमी और पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकता है। एक और मिसाल है 511 डेविड क्षुद्र ग्रह। उसमें भी करीब 27 क्वाड्रिलियन डॉलर के खनिज हो सकते हैं। तो ये सिर्फ बड़े आंकड़े नहीं हैं, ये हमारी औद्योगिक और तकनीकी जरूरतें पूरी करने के लिए अभूतपूर्व स्रोत हो सकते हैं। और आपने पानी का जिक्र किया था, अंतरिक्ष लिहाज से वो कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। सी टाइप के क्षुद्र ग्रह होते हैं कार्बन वाले, और बृहस्पति के पास घूमने वाले कुछ ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जैसे 617 पेट्रोक्लस, इनमें पानी की बर्फ मिलने की काफी उम्मीद है। और जैसा मैंने कहा, इसे स्पेस में ही रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं।
इससे गहरे अंतरिक्ष में जाना बहुत सस्ता हो जाएगा। पृथ्वी से भारी भरकम फ्यूल ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ में कोबाल्ट, मैंगनीज, प्लैटिनम जैसी धातुएं भी हैं जो बैटरी और क्लीन एनर्जी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो मतलब ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये स्पेस में इंसान की पहुंच बढ़ाने और पृथ्वी पर टेक्नोलॉजी के विकास दोनों के लिए अहम है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। यही बात तो इसे इतना दिलचस्प बनाती है। इसका दोहरा असर स्पेस में भी और यहाँ पृथ्वी पर भी। लेकिन जैसा कि शुरू में कहा गया था, क्या इस सुनहरे ख्वाब का कोई अंधेरा पहलू भी है? क्या स्रोत किसी चुनौती या जोखिम की बात करते हैं? हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। मतलब अपार संभावनाओं के साथ साथ स्रोत इशारा करते हैं कि इस रास्ते में बड़ी तकनीकी मुश्किलें हैं। अभी वो तकनीक पूरी तरह तैयार नहीं है। और सोचिए, अगर खरबों डॉलर के नए संसाधन अचानक पृथ्वी पर आ जाएं, तो मौजूदा अर्थव्यवस्थाओं में कितनी उथल-पुथल मच सकती है। फिर स्पेस में माइनिंग के पर्यावरण पर क्या असर होंगे, और इन सब गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। ये सब बड़े सवाल हैं। तो हमने देखा कि क्षुद्रग्रह खनन में खरबों डॉलर की धातुओं से लेकर स्पेस ट्रैवल को सस्ता बनाने वाले पानी तक और हमारी तकनीकी जरूरतों को पूरा करने वाले दुर्लभ तत्वों तक, मतलब अपार आर्थिक क्षमता है। ये वाकई अगली बड़ी चीज हो सकती है। क्षमता तो अभूतपूर्व है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, तकनीकी, आर्थिक और यहाँ तक कि पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी और वास्तविक हैं। ये वो पहलू हैं जिनका हल खोजना इस सपने को हकीकत बनाने के लिए बहुत जरूरी होगा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सितारों से लाया गया ये अपार धन मानवता के लिए एक वरदान साबित होगा, या ये ऐसी चुनौतियां सामने लाएगा जिनका सामना करने के लिए हम शायद अभी तैयार ही नहीं हैं? ये सोचने वाली बात है।